अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्लोजिंग में खुश आमदीद। मैं हूं इरफान हैदर। 5 अगस्त के एहतजाज की तैयारियां, तहरीक इंसाफ का यह दावा है कि तैयारियां जारी हैं, अलबत्ता ज़मीनी हक़ाइक़ इससे मुख्तलिफ नजर आते हैं। साथ साथ एक अहम गिरफ्तारी की आज हम जिक्र करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। खबर यह है कि खान साहब के हवाले से कि उनकी और हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान माजी में एक डील हुई थी, इस किस्म का दावा किया गया है वज़ीर ममलिकत हुज़ैफ़ा रहमान साहब की जानिब से। और उस दावे में वो कहते हैं कि इसकी ऑडियो सबूत भी इस मीटिंग के मौजूद हैं। आया वो ऑडियो सबूत सामने लाए जाएंगे, नहीं लाए जाएंगे, कौन कहाँ सही है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और गंडापुर साहब जिसके हवाले से कल बयान सामने आया था बानी पीटीआई का कि वो अगर सूबे में अमन अमान कायम करने में नाकाम हो रहे हैं तो उन्हें किसी और को मौका देना चाहिए और मुस्ताफी हो जाना चाहिए। इस हवाले से रद्द अमल तर्जुमान केपीके का आ गया है। वो कहते हैं कि मुस्तनद ज़राए से इस हवाले से तस्दीक नहीं हो सकी कि बानी पीटीआई ने वाकई ऐसा कहा है, जिसकी वजह से अभी कोई रद्द अमल नहीं दिया जा सकता। असद कैसर साहब फरमाते हैं कि इस हवाले से चूंकि तस्दीक नहीं हो पाई है कि बानी पीटीआई ने वाकई कहा है कि वो मुस्ताफी हो जाएं अली अमीन गंडापुर, इस हवाले से कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त होगा। साथ साथ ये भी कहते हैं कि असद कैसर साहब कि अगर बानी पीटीआई चाहें तो 1 घंटे में उनकी रिहाई हो सकती है, लेकिन वो डील नहीं करना चाहते। इन्हीं मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। राशिद हाशमी साहब हैं हमारे साथ, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। राशिद साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर फरहान विर्क साहब हैं, सहाफ़ी हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, मैम आपका भी बहुत शुक्रिया। राशिद हाशमी साहब, अगर कोई माजी में हुकूमत और बानी पीटीआई के दरमियान कोई डील की कोशिश की गई, आपके वफाकी वजीर साहब वजीर ममलिकत हैं, वो ये दावा कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ है तो क्या वाकई कोई ऑडियो सबूत मौजूद हैं, और अगर हैं तो हुकूमत क्या इरादा रखती है कि उसे सामने ले आया जाए? देखिए जी, इस बारे में तो जो है हुज़ैफ़ा साहब जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज आपको क्योंकि उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नॉलेज हो सकता है, तो लेकिन मैं आपको एक जनरल जो है वो एक परसेप्शन दूंगा कि जो तमाम पाकिस्तानियों की है कि अगर पीटीआई या इमरान खान जो है और उसकी बहनें, उनके भी बयानात जो आपने माजी में सुने हैं कि इमरान खान की बहन हलीमा खान का ये पिछले महीने एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि इमरान खान बताएं और क्या ऐसी मतलब चीजें हैं जिनको माने ताकि उनकी जो ना वो जान बख्शी हो सके। तो गुजारिश इसमें यह है कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टियां, हमने कभी ये दावा नहीं किया कि हमने इमरान खान को अंदर बंद किया हुआ है। इमरान खान अपने करदा गुनाहों की वजह से जेल में बंद है। अच्छा। और उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो उसमें हमारा या किसी दूसरी सियासी जमात का कोई अमल दखल नहीं है। हीरे की अंगूठियां, अलकादा ट्रस्ट के नाम पे जो प्लॉट और जमीनें और करोड़ों रुपए जो लिए हुए हैं वो उन्होंने लिए हुए, उसमें कोई हमारा इसमें बताएं, हमने कभी मुंह पे हाथ फेर के ये कहा कि मैं फलाने का जाके एसी निकलवाऊंगा या फलाने के कमरे से टीवी निकलवाऊंगा जेल से, और शायद खाकान अब्बासी तुम्हें मैं जाके पकड़वाता हूँ। भी हमने इमरान खान को पकड़ा ही नहीं हुआ। इमरान खान तो अपने करदा गुनाहों की वजह से पकड़ा गया और सारी दुनिया जानती है। और जहां तक रही बात डील की, तो ये कहते हैं कि लो जी डील नहीं करेगा। इमरान खान तो यकीन करिए रात का टाइम है, ये सुबह ना होने दे, ये जिस तरह डेस्परेट हुआ क्योंकि उसके खिलाफ वाजे जो है एनसीए ने जो 190 मिलियन पाउंड जो यहाँ पे वापस भिजवाए हैं, ठीक है, सारी दुनिया को पता है कि वो जो है वो रकम जो है वो हुकूमत बरतानिया ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को अवाम की फलाह बहबूद के ऊपर खर्च करने के लिए वापस भिजवाई थी। और इस शख्स ने वहां पे कैबिनेट से बंद लिफाफों में मंजूरियां करवा के और जो है उसको स्टेट बैंक के अकाउंट में पार्क करवाने के बजाय मलिक रियाज के जुर्माने के अकाउंट में वहां पार्क करवाया। तो मतलब ये सारी चीजें जबाने ज्यादा आम है। अब ये चीजें सारी और लिफाफे बंद थे और इनके इवन अपने कैबिनेट मेंबर्स हैं, उन्होंने भी एतराजात किया कि आप ये किस चीज के ऊपर जो ना हमारे से ना वो जो मंजूरी करवाई जा रहे हैं। तो इसमें बात यह है कि अब बचने का रास्ता कोई नहीं है। जहां तक तो डील की बात है और जहां तक ये जो है एनआरओ की बात है, तो ये लोग तो शुरू दिन से ही इसी तलाश में बैठे हुए हैं कि जी हमें जो ना ये कोई पैकेज मिले, हमें डील मिले। लेकिन बात ये कि जो पाकिस्तान के ऊपर इन लोगों ने हमले करवाए हैं, जो मुनज़्ज़म किस्म की 9 मई के हमले हैं किला बाला हिसार के ऊपर, उसके अलावा आप ये देखें कि जो पाकिस्तान में मियाँ वाली के ऊपर जो छावनी के ऊपर जो दीवारें तोड़ी और अगले दिन वहां पे आके तालिबानों ने हमला कर दिया।
मतलब ये कि ये तो चीजें अब किसी चीज से ढकी छुपी तो है नहीं। तो अब मतलब ये कि इसमें आप कोई भी अगर बंदा ये सोचता है कि अगर कोई हुकूमत के दरमियान या एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई मुआहदा होता है तो भाई उसका जो वन एंड द ओनली एंड द सिंगल बेनिफिशियरी है उसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। किसी दूसरे बंदे को कोई फायदा नहीं है इससे, सिर्फ एक ही बेनिफिशियरी है वो इमरान खान न्याजी। इस वजह से नाक से लकीरें निकाल रहे हैं कि हमें जो ना कुछ NRO दिया जाए, हमारी जान बख्शी की जाए। लेकिन अगेन मैं अपने उसी बयान पे आऊंगा कि हम एक सियासी जमात के जो मतलब रुकन है, हम लोग सियासी लोग हैं। हम लोगों ने ये 2 दिन पहले जो सजाएं हुई हैं इनके लोगों को, जो फैसलाबाद केस में या उससे पहले भी जो सजाएं हुई हैं जो PTI के अरकान को, जो 9 मई के केसेस में, आपने किसी भी हमारे बंदे के मुंह में रसगुल्ला या लड्डू या गुलाब जामुन जाता देखा हो? ये तो खाते थे लड्डू जब हमारी गिरफ्तारी होती थी या जब हमारे ऊपर सजाएं होती थी। तो देखें वो मतलब है कि वो फैज का एक शेर याद आ रहा है कि न आज लुत्फ कर इतना कि कल गुजर ना सके, वो रात जो कि तेरे केसों की रात नहीं। वसाले यार भी बड़ी चीज है मगर हमदम, वसाले यार फकत आरज़ू की बात नहीं। तो कभी के दिन बड़े होते हैं और कभी की रातें। तो इस वजह से इंसान को थोड़ा सा अपने आप में रहना चाहिए, अपने से बाहर नहीं आना चाहिए। और इमरान खान जो है वो हमारे लीडर की उस वक्त की तस्वीर जो है वो निकाल के और वहां पे ठट्ठा और मजाक और जो ना वो कह के लगाता था कि जब वो अपनी मरहुमा बेगम के जो ना जो इंतकाल पे आए हैं। और जारी बात है जब एक आपका हो तो उस वक्त तो आपका चेहरा शक्लें उतरी होती हैं, इनको शायद ना वो फीलिंग होती हो, लेकिन आपकी किसी की अगर शरीक हयात अगर वो उनका तो चेहरा उसी तरह का होगा। तो ये यकीनन वो दुरुस्त नहीं हुआ था। लेकिन अभी भी बहुत सारे सवालात तो हैं बहरहाल केसेस पे, जो लोग मौजूद नहीं थे उन्हें सजाएं दी गई हैं, इस किस्म की चीजें सामने आ रही हैं। तो उसमें मैं आपको एक बात बताऊं, बड़े बड़े लोग जो हैं वो इन्हीं की जमात में जो हैं वो इक्विटल भी उन्हें हुई है। आपके सामने मिसालें हैं। मौजूद होने का मतलब ये नहीं है कि आप मौके पे मौजूद नहीं। उसमें जैन कुरैशी साहब का आप कल का स्टेटमेंट चेक कर ले, उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि हमें जो इक्विटल हुई है वो इस वजह से हुई है कि मैं उस वक्त कराची में था और जो लोग या तो मौके पे वहां पे हंगामे करने वाले थे या जिन्होंने उससे पहले गालिबन 7 तारीख की बात, तारीख अगर मैं तारीख को मिसकोट नहीं कर रहा तो तारीख में जरा डबल चेक किया जा सकता है कि 7 मई को जो एक मीटिंग हुई थी उसमें जो थे उनको भी उन्होंने रगड़ा दिया साथ में। एआनत का इसमें जुर्म भी शामिल किया गया है। सेक्शन 109 में पढ़ रहा था जिसके मुताबिक अगर कोई उकसाता है चाहे वो मौके पर मौजूद ना हो तो उसे भी उतनी ही सजा होती है। डॉक्टर फरहान विर्क साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह ऑडियो का बड़ा दावा कर रहे हैं वजीर ममलिकत हुज़ैफा रहमान साहब, अगर ऑडियो आ भी जाती है, हमने माजी में देखा कि आपको नाम नहीं लेना, बस आपने खेलना है, तो वो भी एक ऑडियो सामने आई थी और उसके सामने जो लोग मौजूद थे उन्होंने एतराफ़ किया था, सिवाय एक शख्स के जिसकी वो आवाज़ थी कि ऑडियो बिल्कुल ठीक है, हम भी वहाँ मौजूद थे। अब भी अगर आ जाती है ये ऑडियो के डील मांग रहे हैं बरतानिया के लिए, तो क्या कारकुन उस पर यकीन कर लेगा? क्योंकि माजी में तो नहीं किया था। जी इरफान भाई, देखिए मेरी जो मेन एक्सपर्टीज है वो तो डिजिटल मीडिया है, ठीक है, और मेरी सारा दिन सोशल मीडिया पर जो भी टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर नजर होती है। और इसमें बिलखसूस जो आपकी मैथ साइकोलॉजी होती है कि एक जमात के अमूमी अरकान क्या चीज सोच रहे हैं, वो मैं उसका तजिया करता हूं। तो इस वक्त अगर मैं आपको सोशल मीडिया के लिहाज से बताऊं तो तहरीक इंसाफ का जो बाकायदा एक बयानिया हमें बनता नजर आ रहा है वो ये है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा, उस हमले के नतीजे में पाकिस्तान बतौर रियासत कमजोर होगा, और अगर पाकिस्तान कमजोर होगा तो फिर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारे पास इमरान खान की रिहाई का वाहिद रास्ता है, और इस रास्ते को अचीव करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जितनी भी भारतीय प्रॉक्सियां मौजूद हैं हमें उनकी डट कर सपोर्ट करनी। तो ये मैं आपको इस वक्त सोशल मीडिया पर बनाए जाने वाला जो सबसे वायरल बयानिया है वो बता रहा हूं। ये तो वो यहाँ पर बयानिया बनाने वाले जो बैरून मुल्क बैठे हैं फरहान भाई, या जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं वो भी शामिल है इसमें? जी ब्रदर, जो लोग पाकिस्तान बैठे हैं और अभी भी इनकी सपोर्ट कर रहे हैं वो सरेआम सोशल मीडिया पर ऐसी बातों की सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। लेकिन वो जब हमारी इंटरनल चैट्स होती हैं, चूंकि माजी में मेरा तहरीक इंसाफ से ताल्लुक भी रहा है, मेरे उनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, मेरी नजर रहती है, तो मैं उनके भी बयानिए को कोई बैरूनी बयानिए से कोई इतना खास मुख्तलिफ नहीं समझता, को बहुत ज्यादा तसादुम नहीं है दोनों बयानियों में। वो सपोर्ट बेस जो है वो एक ही चीज के ऊपर यकीन रखती है। तो अब जो आपने मुझसे सवाल किया है,
अगर उस सवाल को आप देखें तो वो लोग जो कि हमारे किसी दुश्मन मुल्क के हमले का इंतजार कर रहे हैं अपने लीडर की आजादी के लिए, उनके सामने आप हजार तरह की ऑडियो लीक्स ले आए, हजार तरह के सबूत ले आए, वो किसी चीज को मानने को राजी नहीं होंगे, क्योंकि उनकी एक अमूमी सोच ही जोन सी है वो बिल्कुल अंधी तकलीद की बन चुकी है। और दुनिया में ऐसी बेशुमार मिसालें हैं कि जहां पर लोग बाकायदा कल्ट्स का हिस्सा बनते हैं और वो खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। यहां पर भी क्या है कि आप रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हो सिर्फ इसलिए कि आपका कोई सियासी एजेंडा पूरा हो सके। मैं यहां पर इरफान भाई एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कल भी इमरान खान साहब का ट्वीट आया, उसमें वो बोल रहे हैं कि जी मैं अली अमीन गंडापुर को बोलता हूं कि कोई फौजी ऑपरेशन नहीं होने देना। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर नजर दौड़ाएं तो तहरीक इंसाफ के जितने सपोर्टर्स हैं, माजी के 2 से 3 माह में लगातार तहरीक तालिबान की पाकिस्तान के जो इलाके हैं यहाँ पर जो वीडियोस हैं उनको पोस्ट करते रहे और कहते रहे कि फौज और हुकूमत किधर गायब हैं, ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे। अगर आपने देखा हो तो मुराद सईद साहब लगातार इस मौजू के ऊपर पिछले 1-1.5 साल से ट्वीट्स कर रहे हैं, लेकिन जब रियासत ऑपरेशन शुरू करने लगती है तो तब सबसे बड़ा जो रखना आता है वो भी इमरान खान की तरफ से आता है और वो बाकायदा ट्वीट करके अली अमीन गंडापुर को कह रहे हैं कि तुमने कोई ऑपरेशन नहीं होने देना, कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती। तो अब मुझे ये बताएं कि आपको दहशतगर्दों की मौजूदगी पर भी इख्तलाफ है, लेकिन आपको उनके खिलाफ एक्शन पर भी इख्तलाफ है, तो आप अचीव क्या करना चाहते हो? लेकिन अब जो सपोर्ट बेस ऐसी बातों को अपने जहन में जस्टिफाई कर सकती है, वो किसी भी चीज को जस्टिफाई कर सकती हैं। उनको अगर आप चांद को सूरज कहते हैं और सूरज को चांद कहते हैं तो वो शायद ये भी मान जाएं, क्योंकि वो इस वक्त इस कैफियत में जा चुके हैं। ठीक है, मुसर्रत नियाजी साहब से मैं ये जानना चाहूँगा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आप हमारे साथ मौजूद हैं। कहिएगा जो अदालतें 9 मई की सजाएं दे रही हैं, इसमें पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि पीटीआई तो इसे सियासी इंतकाम का निशाना वो कह रहे हैं हमें बनाया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है साथ साथ क्योंकि 5 अगस्त को हमने अनाउंस किया हुआ था उससे पहले ये सजाएं दी जा रही हैं। अलबत्ता दूसरा एक मौक़िफ़ ये है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का 4 माह का ऑर्डर था तो 8 अगस्त से पहले पहले ये सारी सजाएं आना थीं। तो आप बेहतर समझती हैं कि ये फैसले बिल्कुल दुरुस्त हो रहे हैं या कुछ एतराज़ात पीपल्स पार्टी के मौजूद हैं? बहुत शुक्रिया इरफान भाई। लेकिन बात दरअसल ये है कि जैसे कि आपने अपने इंट्रो में भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे कि 8 अगस्त से पहले पहले 9 मई के केसेस के फैसले आ जाने चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि अगर फैसला आया है और पीटीआई को उसमें किसी किस्म का अवहाम है तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उनके पास भी अपील वो कर सकते हैं। लेकिन मायूस वो क्यों होते हैं? इसलिए कि उनका जो बयानिया है सुबह भी शाम भी, मतलब 24 आवर्स उनका एक ही बयानिया है कि हमारे बानी को रिहा करो। उसके अलावा ना वो मुल्की मफाद का सोच रहे हैं। अच्छा, मुसर्रत नियाज़ी साहब आपकी आवाज कम आ रही है मुझे। अगर मैंने कहा कि देखिए पीटीआई का जो तरीकाकार है या उनका सिर्फ एक ही बयानिया है कि तहरीके इंसाफ के बानी को आप रिहा कर दें, ताकि चाहे अवाम है चाहे खुदा ना खास्ता मुल्क है कि जिधर जाते हैं जाने दें, और किसी से कोई सरोकार नहीं है। देखिए मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्यादा कभी जद्दोजहद किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं की है, और इतनी अजियतें मेरी लीडरशिप ने बर्दाश्त की, मेरे चेयरमैन और हम सबके लीडर, मैं समझती हूँ कि इतना बड़ा कायदे-ए-आज़म के बाद लीडर किसी माँ ने नहीं जाना और किसी मुल्क में शायद ना पैदा हुआ, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद थे, उन्हें मुझे बताया जुडिशरी मर्डर हुआ उनका, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो रोडों में ना जलाओ किया, ना गिराव किया, ना 9 मई जैसा वाकया पेश आया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद हो जाती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन कहते हैं पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाते हैं, वो इश्तियाल अंगेज तकरीर नहीं करते। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो मुल्क के मफाद का सोचती है, जो अवाम का सोचती है, वो इस तरह के जो अवाम में बलबला और जोश पैदा नहीं करते कि चलाओ घिराओ करे। खुदा ना खास्ता आप ये कर दें कि आप फौजी जो शहीद हैं हमारे, जो हमारे शोधा कराम है, उनकी आप यादाश्त को या उनकी जो कुत्ते हैं उनको आप जला दें। आप ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा, आप अगर आपका लीडर अंदर है या कुछ है तो इस तरह से किया जाता है। यानी कि आपने अपने मुल्क की जग हसाई करवाई, आपने दुश्मन को हंसने का मौका दिया,
और ये दिया कि जी खान साहब अगर अंदर होंगे तो मुल्क के अंदर खुदा न खासा ऐसा होगा। देखिए ऐसा नहीं होता। आपको आपके पास अगर समझते हैं कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है PMLN की, अगर इन्होंने आप पर तमाम के तमाम ये मुकदमे बनाए हैं तो आपके पास अदालत मौजूद है, आप वहां जा सकते हैं। ठीक है, और ये ज़मीनी इलेक्शन जो हो रहा है अभी जाहिर है 45 दिन के अंदर कानून के मुताबिक इलेक्शन होना है, जहां से नाअहलियां हो रही हैं, तो यहाँ पीपल्स पार्टी भरपूर पंजाब में भी इलेक्शन लड़ने का इरादा रखती है। देखिए ये तो कबल वक्त है कहना, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी स्पेस नहीं छोड़ा है और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना कैंडिडेट ना खड़ा करे, लेकिन इस चीज का फैसला तो क्यादत करेगी। ठीक है, और मैं समझती हूं पाकिस्तान। ठीक है, राशिद हाशमी साहब, मैदान साफ हो गया है आपके लिए। पीटीआई तो इलेक्शन लड़ ही नहीं रही और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऐसी पोजीशन नहीं है कि वो पंजाब के अंदर कुछ सीटें ले सके। देखें जी, इसमें गुजारिश ये है कि पीटीआई वालों ने पहले तो बुनियादी सवाल ये है कि इस इलेक्शन का बायकॉट क्यों किया है जी। इसमें मेरे साथ मेरे जो को होस्ट हैं वो डॉक्टर फरहान विर्क साहब हैं, उनका इन चीज़ों के ऊपर वो इन्स एंड आउट्स पीटीआई की, वो पीटीआई के बहुत सारे लोगों से ज्यादा जानते हैं क्योंकि उनके साथ एक टाइम गुजरा था और उनकी वो डिजिटल मीडिया पॉलिसी मेकिंग के वो बुनियादी रुकन रहे हैं। मतलब मैं इनको बड़े अच्छे और पुराना जानता हूँ, हमारी पुरानी शनासाई है जी। तो उसमें गुजारिश ये है कि सवाल था कि इन्होंने बायकॉट क्यों किया है, तो उसमें जो एक सबसे बड़ी जो वजह नजर ये आती है कि बनियानुल मरसूस के बाद जब के पूरे का पूरा पाकिस्तान यकजा था, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस, कि ख्वाह कोई बंदा पीपल्स पार्टी का है, पीटीआई का है, मैं आम आवाम की बात कर रहा हूँ, उनके जो वो घटिया किस्म जो कैरेक्टर्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा, और वो मुस्लिम लीग नून का है, JUIF का, मतलब यू नेम एनी सिंगल पार्टी, ठीक है, वो लोग इस चीज के ऊपर जो ना वो यकजा थे कि हमने एक मिलके जो ना एक इत्तेहाद के साथ जो ना वो पैगाम देना है। लेकिन यहाँ पे अलीमा खान साहबा टीवी पे आती हैं, वो कहते हैं जी ये एक गाल के ऊपर जो ना वो थप्पड़ खा चुके हैं, कल जो ना बुद्धि का दूसरा गाल पेश कर देंगे। उसके बाद इनके जो ट्रोल्स के जो अकाउंट्स हैं उसके ऊपर से आप देखें कि जी हमारे जो अगर फील्ड मार्शल चीफ ऑफ द आर्मी साहब को अगर फील्ड मार्शल का जो अगर एजाज दिया जा रहा है तो उसके ऊपर अगर इंडिया की जानब से कोई इतराज आता तो बात समझ में आती है। ये तो सारे इनके अपने ट्रोल्स के अकाउंट्स थे जो कि इस चीज के ऊपर जो ना वो मोतरज नजर आए। तो इसके बाद एक आम वोटर जिसने शायद किसी लेवल पे या किसी मौके पे जो पीटीआई को सपोर्ट किया हो कि चलो इमरान खान को एक मौका देना चाहिए, लेकिन वो सारों का शौक 3-3.5 साल की इनकी हुकूमत के बाद और इनके मेगा करप्शन के जो वाकयात के बाद वो पूरा हो चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई बंदा ये कहता था, उसने रही सही कसर भी इस पे पूरी कर दी कि ये लोग एंटी पाकिस्तान बयानियां लेकर चलते रहे हैं और इनके अकाउंट्स जो है वो मतलब है कि ऐसी बेहुदा किस्म की ट्रोलिंग करते रहे हैं। आप देखें कि इन लोगों ने, ये ऐसे बदबख्त लोग हैं कि इन लोगों ने जो इंडिया हमारे ऊपर मिसाइल गिरा रहा है, प्रैक्टिकली जो जंग लगी हुई है, इन लोगों ने जो उसके ऊपर जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग थी उसका बायकॉट किया। अभी लंदन के वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे लीडर हैं, वो जेल में बंद थे, को जंग नहीं लगी थी, एक त्यारा उनका आया था, उसने वायलेट किया था, तो उसको जब सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग जो कॉल की गई थी उसमें हम लोगों ने भरपूर शिरकत की थी और अपना किरदार अदा किया था बतौर ऑपोजिशन। ठीक है, तो इन लोगों को देखें कि इन लोगों के नजदीक, मेरे एक वक्त था, मैं तो लंदन में होता हूँ, कि हमारे पूरी की पूरी लीडरशिप, यू नेम एनीबॉडी, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमदा शहबाज, ठीक है, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान, मतलब कि शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, यू नेम एनीबॉडी, एवरी सिंगल पर्सन वाज इनसाइड द जेल। हमें तो किसी ने नहीं कहा कि आप अब्बासी साहब को बोल रहे हैं, उनको तो सबसे ज्यादा जेल हुई थी सर। हनीफ अब्बासी साहब, काफी सारे लोग, मतलब मैं मतलब अगर मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो लंबी लिस्ट है ना, तो मतलब ये कि मैं किसी का मतलब इंसानी तौर पर अगर नाम बोल रहा हूँ तो उसमें कतई ये बात नहीं है कि मतलब फेवरेटिज्म है। हाँ जी, तो उसमें मतलब ये कि एक लंबी लिस्ट है हमारे, मतलब एक जिन्हें कमरुल इस्लाम जैसे जो है PMNS को, उनको भी इन्होंने अंदर बंद किया, बकायदा मैनेजमेंट होती थी। तो बात करने का मकसद ये कि हमें किसी ने, हमारी जमात को यहाँ पे ओवरसीज चैप्टर में किसी ने ये नहीं कहा था कि आप जो ना 160-70 जो ना कांग्रेसमैन की लॉबिंग करवाएं और पाकिस्तान के खिलाफ जो ना करारदादें पेश करें, आप UN वर्किंग बॉडीज को खतूत लिखें, आप IMF को कहें कि लो जी पाकिस्तान के जो ना वो जो ना कर्जे रिस्केड्यूल ना करे ताकि पाकिस्तान खुदा ना खासा जो ना बैंक डिफॉल्ट हो और ये लोग ना बगले में जाएं। इस जंग के ऊपर भी अभी मेरे भाई डॉक्टर फरहान विर्क ने कहा कि इनकी पॉलिसी ये थी कि खुदा ना खास्ता, जो कि एक बात थी कि इंडिया बड़ा सुपरमैन है फलान ढमका है,
वो तो अल्लाह ताला की नुसरत, हमारी अफवाज की जो है वो एक जो प्रोफेशनलिज्म और खुसूसी तौर पर हमारी फजाइया ने जो नाको चने चुपाए और पूरी दुनिया ने देखा, मतलब ये कि देखें दिस कुड बी अवर वाइल्डेस्ट ड्रीम के जो हमारी अफवाज ने अल्लाह के फजल से करके दिखाया, और मुझे इस पर फख्र है। लेकिन ये लोग तो इस इंतजार में थे कि खुदा ना खासा पाकिस्तान जंग हारे और इसके ऊपर जो ना ये हमारी ट्रोलिंग करें, हमें ये मलाइन करें सियासी जमातों को और खासतौर पर गवर्नमेंट को। तो ये लोग ऐसे लोग हैं कि ये अब किस मुंह से कहते हैं कि हमने इलेक्शन में जाना है। 26 नवंबर को वो बुशरा बीबी ने और जो अलीम गंडापुर ने वहां पे जलसा किया, मुझे आपको 10 से 15 इनके ऐसे नोटेबल फेसेस बता दें तो एमपी एमएनए जो वहां पे शरीक हुए, वो 1000-1200-1500 इन्होंने किराए को अफगानी लिए हुए थे, ठीक है। जब पेट्रोल शुरू हुई तो सारे भाग गए। लेकिन लास्ट बात करके मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अब बात यह है कि इस तमाम बातों के बावजूद अब जब इन्होंने धरने की कॉल दी है ना 5 अगस्त को, जो एहतियाज की कॉल दी है, ये किसी एक जगह पर नहीं, लो जी हर बंदा अपने अपने शहर में जो ना करेगा। हम लोग पहले नहीं कहते यार आप डी चौक में ना करें, बड़ा सेंसिटिव एरिया है, आपको बाहर जगह नहीं, हमने डी चौक में करना है। अब चूंकि लोग बनियानुल मखसूस के बाद, इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद, एंटी पाकिस्तान जो बयानियां लेने के बाद पीटीआई के साथ नहीं निकलते, तो इन लोगों ने क्या कहा कि अपने अपने शहरों में एहतजाज करें। और लास्ट बात करता हूं कि ये वक्त दूर नहीं है कि जब ये लोग शहरों में तो दूर, ये लोग दिल में एहतजाज किया करेंगे, क्योंकि इनके पास बंदे नहीं हैं। इसी वजह से ये ना इलेक्शनों से भी भाग रहे हैं। ठीक है, इसलिए इलेक्शन भाग रहे हैं। डॉक्टर फरहान विक साहब, हमने देखा था जंग के दौरान जब भारत ने पाकिस्तान पर जारियत की और पाकिस्तान ने कुछ दिन इंतजार किया, तो इन अदवार में इन दिनों के दौरान अगर मैं कहूं तो जो आपने निशानदेही की बैरून मुल्क जो लोग बैठे हैं वो किस किस्म की ट्वीट्स कर रहे थे, वो किस किस्म का बयानिया बना रहे थे, वो हमारे सामने था। फिर अभी हमने देखा कि एक बयानिया चला, चूंकि आप इन्हें मॉनिटर कर रहे होते हैं, कि बाप ही काफी है, और हमने यहां तक देखा कि जो लोग ये बयानिया बना रहे थे उनके ट्वीट्स यहां तक कि कॉमा डॉट सब कुछ एक तरह के थे। ऐसा लग रहा था जैसे ग्रुप में ये सारा ट्वीट डाले गए एक और उसे सारा कॉपी पेस्ट हो रहा है एक बयानिया बनाने के लिए। तो ये किस तरह ऑपरेट होता है और किस तरह ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड बना दिया जाता है, जिससे एक आम आदमी को जो ट्विटर पर जाकर देखता है उसे लगता है कि शायद एक जमात के अलावा इस पाकिस्तान में और कुछ भी नहीं है और पाकिस्तान में कभी कुछ अच्छा हुआ है ना हो रहा है। जी इरफान भाई, पहले मैं आपको एक खबर देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने हमारे बड़े प्यारे भाई हैं राशिद भाई, उनसे सवाल किया था तहरीके इंसाफ के मुतालिक। तो ये मैं आपको बता दूं कि इन्होंने इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करना। अच्छा, ठीक है। अब बाइक इनकी जो मुस्तकबिल की स्ट्रेटजी है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि अब होगा ये कि वो वाले ज़िमनी इंतखाबात के हल्के जहां पर इनकी पोजीशन कमजोर होगी या इंटरनली इनको पता होगा कि हमने यहां पर हार जाना है, उन महसूस सीटों के ऊपर ये बाकायदा बाइकआउट का ऐलान करेंगे। अच्छा। लेकिन वो सीटें 3-4 जिनके ऊपर इन्हें यकीन होगा, जैसे फैसलाबाद में ये साहबजादा हामिद रजा साहब की सीट है, तो उनके ऊपर ये इलेक्शन लड़ेंगे भी और इनकी पूरी कोशिश होगी कि किसी तरीके से जीतें ताकि हुकूमत को डिस्क्रेडिट कर सकें। तो ये जो सा है इस स्ट्रेटजी के साथ ज़िमनी इंतखाबात में जा रही हैं। तो अभी वो बेशक उनकी खान साहब की तरफ से ट्वीट आया है, वो मैंने देखा भी है, लेकिन वो सारे का सारा वो धोखेबाजी, और हमने 1000 दफा देखा है कि वो एक स्टेटमेंट देते हैं फिर उसके ऊपर यू टर्न लेते हैं। तो इसके ऊपर भी आपके सामने अनकरीब यू टर्न आ जाएगा। जहां तक दूसरी बात रही इनके आने वाले एहतजाज की, तो इरफान भाई मैं यहां पर भी एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो तमाम दिन जो कि पाकिस्तान के लिए तारीखी एतबार से अहम दिन हैं, उन्हीं दिनों में महसूस एहतजाज रखे जाते हैं। मैं आपके सामने इसकी एक मिसाल रखता हूं। 5 अगस्त ये वो दिन था जब भारत ने बाकायदा कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की, आर्टिकल 370 आर्टिकल 35A को मुअत्तल किया। इमरान खान के दौर में ये काम हुआ और इस चीज पर इमरान खान के ऊपर इल्जामात भी लगे। तो अब जब इन्होंने एहतजाज प्लान किया, इन्होंने एग्जैक्टली इसी दिन के ऊपर किया। इससे पहले अगर आप देखें तो जो योम कश्मीर था उस दिन भी इन्होंने एहतजाज प्लान किया। उससे पहले अगर आप देखें तो ये 27 अक्टूबर को जो कश्मीर का दिन था उस दिन भी इन्होंने एहतजाज प्लान किया। और उससे अगर आप पीछे जाएं पिछले साल में तो 5 अगस्त 2024 को भी ये लोग एहतजाज कर रहे थे। तो हमें कम कर दिया ना फरहान भाई, 14 अगस्त को भी कह दिया। अभी 5 अगस्त को ही कर रहे हैं ना, जब इंडिया ने आर्टिकल 370 को मुअत्तल किया था। 14 अगस्त का भी कह दिया जी, 14 अगस्त का भी कह दिया। तो अब हो क्या रहा है कि वो तमाम इवेंट्स जिनके साथ पाकिस्तान की तारीख जुड़ी है, जिनके साथ पाकिस्तान का तशक्कुस जुड़ा है, उस सब को टारगेट किया जा रहा है। अब उसके साथ अगर मैं आपको आज का इनका ट्रेंड बताऊं तो आज ये लोग ट्रेंड चला रहे थे कि जी हम ढाका से सबक सीखो, कि जी मतलब एक तरह से रियासत को थ्रेट किया जा रहा था
कि अगर आपने हमारे लीडर को रहा नहीं किया तो हम एक और ढाका बना देंगे और हम यूथी बाहिनी बनकर आपके सामने आ जाएंगे। तो हमें इनकी तरफ से बार बार जो है इस तरह के इशारे और इस तरह की चीजें मिल रही हैं। अब यहां पर देखिए इरफान भाई, इशू क्या है जो आपने मुझसे सवाल भी किया कि अब इशू ये आ रहा है कि अगर तो पार्टी का मौकफ ऐसी चीजों के साथ नहीं तो पार्टी ऐसे ओवरसीज अकाउंट्स को डिस्क्रेडिट कर सकती, पार्टी आज भी ट्वीट कर सकती है। अब देखिए मैंने एक दफा ट्रेंड चलाया था 2015 में, मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूं। उसमें इमरान खान जी इंडिया गए तो मैंने ट्रेंड चला दिया कि जी मोदी बैग्स इमरान खान फॉर ए मीटिंग, कि मोदी ने जी दरखास्त की है कि आप मुझसे मिलने आ जाओ, क्योंकि उस वक्त मैं भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा होता था। इरफान भाई यकीन करें आधे घंटे के अंदर अंदर पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट से बाकायदा मेरा नाम लिखकर ट्वीट किया गया कि हम इस ट्रेंड को नहीं मानते, हम इस बंदे के इस ट्रेंड पर यकीन नहीं रखते। ठीक है। अच्छा। अब वो जो ट्रेंड था उसमें चूंकि मोदी को टारगेट किया जा रहा था तो इनको काफी तकलीफ पहुंची। अब मैं अगर आज की सूरत हाल पे जाऊं तो वो लोग जो कि बार बार किसी को डिस्क्रेडिट कर सकते हैं, वो आज ये जितने भी ओवरसीज अकाउंट्स चल रहे हैं उनको डिस्क्रेडिट क्यों नहीं कर रहे, उनके मुतालिक ट्वीट्स क्यों नहीं कर रहे। तो यहां पर हमारे सामने जो एक चीज नजर आती है वो यही है कि ये जितने लोग हैं बाकायदा पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी इनको ओन करती है, इनको इंडोर्स करती है। और मैंने ये भी पैटर्न बार बार नोट किया है कि जब भी कोई क्रूशल सूरत हाल आती है मुल्क में तो तब बाकायदा तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से इन सारे ओवरसीज यूट्यूबर्स, इन ब्लॉगर्स को, बेशक उसमें आदिल राजा हो जाए, हैदर मेहदी हो जाए, बाकी इनके सारे हो जाए, उन सबको जो हमारे सामने फरहान भाई जो फील्ड मार्शल के खिलाफ हमने देखा अमेरिका में, जो अपने तई इन्होंने एहतजाज करने की कोशिश की और शहबाज गिल उसको हेड कर रहे थे, उस सारे जो मजमा था, मजमा क्या उसकी तादाद इतनी थी कि वो पता नहीं किस किस्म का एहतजाज था, बहरहाल अपनी सी कोशिश थी इनकी। उसके बाद हमने देखा कि जब बानी पीटीआई से सहाफी ने सवाल किया कि आया ये आपके कहने पर ये हुआ है, तो वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं है। और अगर पता नहीं है, उनके कहने पर नहीं हुआ, तो वो उसे डिसोन क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कहते कि शहबाज गिल का ताल्लुक नहीं है हमसे या फलां का ताल्लुक नहीं है हमसे। ये भी एक प्रॉब्लम है। इरफान भाई ये उसी से मिलता जुलती चीज है ना, जैसा मैंने आपके सामने एक केस प्रेजेंट किया कि तहरीके तालिबान को अपने दौर में लेकर आने वाले इमरान खान थे, उनके बतौर वजीर आजम इंटरव्यू मौजूद हैं जिसमें वो बोल रहे हैं कि हम 45,000 लोगों को लेकर आए, उनमें 7 से 8,000 फाइटर्स थे, हम उन्हें अफगानिस्तान में नहीं छोड़ सकते थे। ये उनका 2021 में इंटरव्यू है। 2022 में मुराद सईद के जरिए ये बयानिया बनवाया गया कि जी तहरीके तालिबान के लोग आ रहे हैं और पाकिस्तानी रियासत उनको रोक नहीं रही और ये किधर से आ रहे हैं। और आज के दौर में जब वो मसला बढ़ता जा रहा है दहशतगर्दी का और रियासत को एक्शन लेने लगती है तो इमरान खान के अकाउंट से ट्वीट होता है कि जी इनके खिलाफ आप ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो मतलब आप देखें कि ये जो चीज है इसका बुनियादी मकसद क्या है, कंफ्यूजन, केओस फैला के रखना। क्योंकि मसला क्या होता है कि हर जो बंदा है उसकी अपनी एक सोच होती है। अब एक तरफ आप तकरीरों में बोलते हो कि आर्मी चीफ जो है वो जी मीर जाफर है, मीर सादक है, और उसके बाद आप अपनी एक तकरीर में बोलते हो मुल्क भी मेरा फौज भी मेरी। तो आपके उन फॉलोअर्स में वो लोग जो कि प्रो आर्मी हैं या अपनी फौज से और अपने मुल्क से मोहब्बत रखते हैं, वो कल को आपको डिफेंड कर सकते हैं। वो कहते हैं यार वो तो कहता था मुल्क भी मेरा फौज भी मेरी। लेकिन आपके वो फॉलोअर्स जो कि रियासत के अगेंस्ट अब सोच आपकी वजह से डेवलप कर रही हैं, वो आपके दूसरे बयानात का हवाला देंगे। तो इनकी हमेशा से ही एक जो स्ट्रेटजी रही है वो कंफ्यूजन और केओस कॉज करने की रही है। ये कोई सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते और यही चीज फिर इनकी गवर्नेंस में भी हमारे सामने आता है। ठीक है मुसर्रत नियाजी साहिबा, क्या ये जो बातें की जा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मुझे याद है कि जब 2 सूबाई असम्बलियों से और कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए थे, बानी पीटीआई ने ऐलान किया था कि वो पहले कौमी असम्बली से वो उन्होंने इस्तीफे दिए, फिर वो दोनों सूबाई असम्बलियाँ भी तहलील कर दी उन्होंने। उसके बाद बहुत सारे पीटीआई के यूट्यूबर्स ने बाद में इसे कहा कि ये गलती थी जिसकी वजह से पीटीआई बहुत नुकसान उठाया पीटीआई ने। उसके बाद अब वही यूट्यूबर्स, मैं सुन रहा था इत्तेफाकन, वो कह रहे थे कि बानी पीटीआई को कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली जो तमाम इस्तीफे दे देने चाहिए, दोबारा ये मशवरा दिया जा रहा है। तो अगर ये सूरत हाल बनती है तो आपको लगता है आगे सिस्टम चल पाएगा या दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा? देखिए इरफान भाई, सिस्टम को तो डिरेल नहीं किया जा सकता। अगर इस्तीफे देते हैं, पहले भी इन्होंने ये कहा, इकदाम उठा के देख लिया है, अगर ये चाहते हैं तो फिर ये शौक पूरा कर ले। इस तरह से ब्लैकमेल करने से अपोजिशन नहीं चला करती। आप भी देखें शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने 14 सीट्स थी हमारे पास और उस पर हमने अपोजिशन का बेहतरीन जो रोल प्ले किया और उस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट को टफ टाइम दिया। ये कौन सा तरीका कार है कि आपने जो कुछ इकदाम उठाने हैं, चाहे आप आवाम के लिए उठाए,
चाहे अपने हल्के के लिए उठाए, मुल्क के लिए उठाए, अपने लीडरशिप के लिए उठाए, तो आपके पास तो बेहतरीन प्लेटफॉर्म मौजूद है, वो है पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट से आप राह फरार अख्तियार करते हैं और आप सोचते हैं कि सारा टाइम जो है ना दंगा मुश्किल चलती रहे, मुल्क के अंदर भी, सूबे के अंदर, शहरों के अंदर आप इस तरह से अफरा तफरी फैलाएं और लोगों के अंदर इश्तियाल अंगेजी पैदा करें। तो इस तरह से मैं समझती हूँ, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि हम तो इनको पॉलिटिकल पार्टी मानते ही नहीं है, क्योंकि इनके पास पुतली तमाशा, मेरे ख्याल में जमात अगर इन्हें कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, कि इनके पास कोई विजन ही नहीं है ना। एक विजनरी पॉलिटिशियन होता है तो वो उसको पता होता है कि मेरी थिंकिंग क्या होगी, मेरी आवाम के लिए क्या होगी। मुझे ये रोज बरोज इनके बयानात जो है ना इरफान चेंज होते रहते हैं, और फिर अगर इनको लगे कि उनके बयान को पजीराई नहीं मिल रही तो उस पर यू टर्न ले लेते हैं। तो इस तरह से मैंने समझती हूँ कि आप इस हैसियत फिर कहते हैं कि जी 45 वाले हैं ये लोग, तो अगर 45 वाले हैं और आप बकौल इनके आप केपीके के अंदर जो है ना 47 वाले हो, तो फिर आप इतना अरसा पार्लियामेंट के अंदर करते क्या रहे? आपने क्यों उस वक्त जो है ना पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर आपने उसी वक्त क्यों नहीं रिजाइन दिया? आपने हलफ क्यों लिया? एक तरफ तो आप कहते हो कि भी हमें मराद भी मिले, हमें सब कुछ मिले, और फिर हम मुल्क के अंदर भी अफरा तफरी फैलाएं, पार्लियामेंट को भी ना चलने दें। कोई मुसर्रत नियाज़ी साहब, कता कलामी की माजरत, एक सूरत हाल ये भी तो है कि पीपल्स पार्टी, हमने देखा कि बारहा ये बयानात भी आपके सामने आते रहे आपके रहनुमाओं की जानिब से कि हम हुकूमत इस वक्त उसका वजूद हमारे दम से है। अब चूंकि ये अगर सारी ही सीटें कामयाब हो जाती है मुस्लिम लीग नून लेने में, तो फिर आपकी जरूरत भी उन्हें महसूस नहीं होगी, तो सूरत हाल कुछ आपके लिए भी अच्छी दिखाई नहीं देती। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी का डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैंने आपसे अर्ज की कि हम 14 सीट लेकर भी टफ टाइम दे सकते हैं और हम अच्छी पॉलिटिक्स कर सकते हैं, क्योंकि विजनरी पार्टी है मेरी। मैं नहीं समझती हूँ कि हमें कोई टफ टाइम देगा, हमें जरूरत ही नहीं है टफ टाइम देने की। हम समझते हैं कि अगर हम इस वक्त PMLN के साथ हैं तो मुल्की मुफाद के अंदर है, मुल्की मुफाद को मद्देनजर रखते हुए हम 27वीं आईनी तरमीम भी आसान हो जाएगी हुकूमत के लिए। अगर देखिए अगर ऐसी बात होती है तो हम उनसे वजारतें तलब करते, बल्कि कई दफा आपके सामने ऑफर्स भी हो चुकी है, लेकिन हमने इस तरह की किसी ऑफर्स को खातिर ख्वाह नहीं लाए, और ना हमने ये सोचा है कि जी हमें कोई मुफाद चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जाती मुफाद की जंग नहीं लड़ती है, हम अवामी मुफाद की जंग लड़ते हैं। और जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया और PMLN को ये वार्निंग अगर दी है कि हमारी वजह से आपकी गवर्नमेंट है, तो वो जब दी है कि जब वो अवामी सतह पर सैलाब ज़दगान थे, ठीक है ना, उनके फंड रिलीज नहीं हो रहे थे, या बिजली और गैस का अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने मौजूद है, क्योंकि गैस जो है ना प्रोड्यूस कर रहा है सूबा सिंध, अगर आवाम, सूबा सिंध की आवाम जो है ना उससे दूरी होगी है, तो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्लस जो है ना पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाती है। हम समझते हैं कि प्रोटेस्ट करना आपका राइट है, आप कर सकते हो, लेकिन प्रोटेस्ट 9 मई वाले ना सोचें, क्योंकि उनका तो फतूरी हुई, उनके जहनों के अंदर तो फतूरी। ठीक है, अच्छा, सीनियर सहाफी हैं काशिफ रफीक साहब ने हमें ज्वाइन किया। काशिफ भाई बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन पहले चूंकि काफी देर से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहान विर्क साहब, उनसे मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा, डॉक्टर साहब आखिर में कह दीजिएगा आप कि हम देखते हैं बानी PTI का जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर जब बयानात आते हैं पार्टी उसे फॉलो करती है, उसे शेयर करती है। जब कुछ ऐसा आ जाता है जो वाज़ेह तौर पर रियासत के खिलाफ होता है और जो बाहर लोग इस वक्त मर्कजी क़यादत मौजूद है वो उसे ऑन नहीं कर सकते, तो जब उनसे ये सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं जी, बानी का इस ट्विटर से ताल्लुक नहीं है, चूंकि वो तो जेल में है। ये ट्विटर कहां से चलता है, कौन चलाता है और किस तरह पैगाम रसानी की जाती है? जी इरफान भाई, ये जो ट्विटर अकाउंट है इसको अमेरिका में जिब्रान इलियास साहब चलाते हैं। अच्छा। और ये जो जिब्रान इलियास साहब, इनके मुतालिक मैं आपको बताता चलूं कि 2010 में यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विस में काम करते थे, जो कि अमेरिका की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, CIA के साथ के लेवल की एजेंसी है।
और 2011 में जब वो इस एजेंसी में काम करते थे, उस वक्त वो अमेरिका से बकायदा टिकट कराकर इस्लामाबाद आए, इमरान खान से मुलाकात की और मुलाकात में उन्होंने बोला कि मैं तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया शुरू करना चाहता हूं। अच्छा। और इमरान खान ने उन्हें ये बोला कि मुझे इसकी समझ नहीं कि सोशल मीडिया क्या होता है, तो आप, मेरी कोई टीम है कराची में, आप उनसे जाकर मिल लो। फिर ये दोदरा पहुंचे, वो एक टीम कराची से आई और वहां से 2011 में इन्होंने सोशल मीडिया का आगाज किया। तो ये जो बंदा था, ये हमेशा से ही तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को पीछे से मॉनिटर करते रहे। लेकिन फिर जब 2022 का टाइम आया, जब एंटी आर्मी कैंपेन स्टार्ट हुई, तो अचानक ये फ्रंट सीट के ऊपर आकर बैठ गए और इनको उसी टाइम इमरान खान ने सोशल मीडिया का हेड बना दिया। हालांकि माजी में भी वो बतौर हेड ही काम कर रहे थे, लेकिन वो किसी को नजर नहीं थे आते, वो एक डिफेक्टो किस्म के हेड थे, सारे फैसले उन्हीं के पास होते थे। लेकिन फिर 2022 में बकायदा वो खुद सामने आए और उन्होंने खुद आकर ये जितनी भी कैंपेन्स हैं इनको लीड भी किया। बकायदा ये जो एंटी आर्मी, एंटी स्टेट कैंपेन्स हैं वो इनको भी चलाते रहे और जितनी ये ट्वीट्स हैं ये भी वो खुद करते हैं। अगर आप देखें तो जब डोनाल्ड ट्रंप सदर बने तो उस वक्त इमरान खान से किसी बंदे की मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन 2 मिनट के अंदर अंदर बकायदा डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद का ट्वीट भी आ गया। लेकिन अब जो हालिया चंद ट्वीट्स अकाउंट से जा रही हैं, इनके मुतालिक हमें कम से कम ये एक समझ आती है कि वो अलीमा खान को पहले कन्वे होती हैं। अच्छा। अलीमा खान फिर इनको अमेरिका में कन्वे करती हैं और फिर ये वो जो सेम ट्वीट है वो करते हैं। तो उसमें बीच में अपना तड़का जरूर लगा सकते हैं, लेकिन वो जो पैगामात हैं वो बराह रास्त इमरान खान की जानिब से ही आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फरहान विर्क साहब। काशिफ रफीक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है, तकरीबन हमारे पास 5 मिनट है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगा, बहुत शुक्रिया पहले तो, कि आज ईरानी सदर का जो विजिट, ये सारा दिन मसरूफियात, इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगा। बहुत बड़ी कामयाबी है और वाज़ेह वज़ीर आज़म की जानिब से जो पैगाम दिया गया है बिल्कुल क्लियर था कि जारियत का कोई जवाब नहीं था इजराइल के पास, जो एटमी सलाहियत अपने दिफा के लिए ईरान का हक है। तो इतना वाज़ेह पैगाम माजी में हमने इस तरह नहीं देखा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ उसी तरह ना सिर्फ पाकिस्तान के हक में है, बल्कि पाकिस्तान का जो असली दुश्मन है भारत, उसके खिलाफ बयानात भी उसके सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान भी हमारे हक में बात कर रहा है। तो इस वक्त जो खारिजा पॉलिसी है उसमें खातिर ख्वाह कामयाब होता दिखाई दे रहा है पाकिस्तान। काशिफ रफीक साहब सुन सकते हैं हमें? ठीक है काशिफ भाई, आवाज सुन सकते हैं हमें? जी जी जी। अगर मेरा सवाल पहुंच गया है तो कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं गुजारिश ये कर रहा था जी कि बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है उसने बड़ी कामयाबियां हासिल की जी। और ये जो पॉलिसी थी इसकी बुनियादी मकसद ये था कि आपके दूसरी तरफ जिस वक्त ये होता है कि आप मुस्तकिल मिजाजी से अपने काराए हुकूमत चला रहे होते हैं, चीजें चला रहे होते हैं, तो फिर आपको कामयाबी यकीनी तौर पे मुयसर आती हैं। ये वो नेक्सस है हमारा, वो हुकूमत है जो पीडीएम के दौर से चली और यकसू पॉलिसीज के साथ जो है कंटिन्यू कर रही थी। भारत ने हमारे ऊपर जारियत मुसल्लत की, हमने उसके ऊपर सफारती सतह पे भी गुफ्तगू की, हमने कुछ अपने एविडेंसेस भी सामने रखे। भारत ताहाल अपने को एविडेंसेस सामने नहीं ला सका। बहरहाल अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत दी और हमारे जो सिपा सलार हैं, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, उनकी एक मुस्तकिल मेहनत है, मुस्तकिल मिजाजी से चीज़ें चल रही हैं। जहाँ तक बात ईरान की है, बिल्कुल जी, हमसाये तब्दील नहीं हुआ करते। ईरान के ऊपर इसराइल ने बिला जवाज जारियत मुसल्लत की, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर की। लेकिन इस ईरान की जारियत के जवाब में ईरान के दिल में अगर कोई कहीं पे कोई सॉफ्ट कॉर्नर था, कोई इंडियन इन्वेस्टर्स का, इंडिया के साथ चीजों का, तो जब ये मालूम हुआ कि जो इतना बड़ा नुकसान हुआ उनके लीडरशिप का, तो उसमें रा के जो एजेंट है वो भी पकड़े गए, जो इंटेलिजेंस ऑपरेट कर रहे थे इसराइल के लिए ईरान के अंदर से। सो मैं ये समझता हूँ कि ईरान ने इस तमाम जारियत से, तमाम मसाइल से ये यकीनी तौर पर सबक सीख लिया होगा कि भारत जो है किसी तौर भी उसको सूट नहीं करता, और अब ईरान ने भी अपना पूरा वजन जो है वो पाकिस्तान के साथ डाल दिया है। ठीक है काशिफ, ट्रेड को फरोग देना चाहिए, चीजें चाहिए। जी जी। और दूसरी तरफ भारत के असम्बली में दोबारा पाकिस्तान पे हमले खुदा न खास्ता इस किस्म की बातें हो रही हैं, तड़ियां लगाई जा रही हैं,
एक तरफ पहले जो है हमने देखा कि जब कुछ नहीं बन पाया तो अमेरिका की मिन्नत समाजत की गई, पाकिस्तान को रोकें वरना हमारी तबाही हो रही है। तो ये फकत आप समझते हैं गीदड़ भपकियां हैं या वो फ्रस्ट्रेशन, वो नाकामी, वो गुस्सा मौजूद है, एक और भौंडी हरकत कर सकता है भारत? देखिए, एक बात समझ लीजिए कि भारत ने पहले भी जो किया वो पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए किया था, पहलगाम हो या पहलवामा हो। भारत अब भी जो करेगा वो पॉलिटिकल मोटिव्स के तहत ही करेगा, अगर उसने कोई एडवेंचर किया भी सही। बुनियादी तौर पे नवंबर में से लेके मई 26 तक जो है वो 6 से 8 रियासतों में इलेक्शन होना है भारत में, और मोदी को वो वोट एक ही सूरत में मिल सकते हैं कि वो पाकिस्तान मुखालिफ जो है वो एजेंडे पे काम करे, जारियत के रास्ता अपनाए, कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है उसको ऑपरेट करे, उसके बाद ये तय हो कि उसकी लीडरशिप जो है वो नागुज़ीर है इंडिया के लिए और उसको वोट मुयसर आ सके। सो एक ये पहलू है जिसकी वजह से मोदी ने हमेशा एंटी पाकिस्तान कैंपेन चला के अपनी पॉलिटिकल विक्ट्री हासिल की है। लेकिन इन 6 से 8 रियासतों में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं नवंबर से ऑनवर्ड मई 26 तक, इसमें मुझे लगता ही है कि शायद मोदी का इस दफा जो है वो नैरेटिव ना चल सके। जो डिफीट उसको शदीद हुई है, उसकी सुकम को या उसकी इंसल्ट को पूरा करने के लिए शायद उनके माइंड्स में कहीं ना कहीं कोई इस तरह की चीज हो, कोई पॉलिसी को बात चीज हो। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान हर तरह की जारियत से निमटने के लिए तैयार है। और अब इस दफा पहले तो जिस तरह चीन ने हमारे साथ यकसुई के साथ खड़े हुआ और तुर्की खड़ा हुआ, इसी तरह मैं समझता हूं कि अब जो है वो ईरान भी भरपूर तरीके से पाकिस्तान का साथ देगा। जिस तरीके से पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा कि दिफा के लिए एटमी हथियार हासिल करना या ईरान का हक है, जिस हक को वो तायद करते हैं। जी, इसी तरह मैं समझता हूं कि वो जो पॉलिटिकल मोटिव्स हैं उसको कवर करने के लिए जो मोदी है और मोदी की जो किचन कैबिनेट है वो कोशिश करेगी कोई ऐसा नैरेटिव एस्टेब्लिश किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ मोदी को इस बात का भी सामना है कि 75 साल की उम्र के बाद सियासत से रिटायरमेंट का मामला जो है वो भी एक डिबेटेबल बात है। सो मैं ये समझता हूं कि नवंबर से ऑनवर्ड जिस तरह जैसे जैसे रियासत के इंतखाबात होंगे भारत में, मुझे जो बीजेपी और बिलखसूस मोदी जो है उनकी हुकूमत चलती नजर नहीं आ रही। और मुझे लगता है कांग्रेस और उसके जो इत्तेहादी हैं वो इस हुकूमत को टॉपल कर देंगे। और कांग्रेस और उसके इत्तेहादी जब हुकूमत में आएंगे तो उसके बाद ये तवक्को की जा सकती है कि जो इस रीजन में एक एक्सट्रीमिस्ट को हवा दी गई, एक्सट्रीमिज्म को हवा दी गई, वो जो उसे नॉर्मलाइज पोजीशन में आना शुरू हो जाएगी। अदरवाइज तो मोदी जब तक वजारत उज़्मा पे रहेंगे तो वो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट स्टेट बना के जो है भारत के चेहरे को मस्क कर रहे हैं। और दुनिया ने मोदी के इस इंतहा पसंद के चेहरे को देखा जहां पे दहशतगर्दी भी हुई, चीजें भी हुई। सो मैं ये समझता हूं कि ये तमाम की तमाम चीजें, और अगर भारत ने कोई एडवेंचरिज्म की तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तरफ से पहले से ज्यादा शदीद रद्द-ए-अमल होगा और सवालिया निशान होगा ट्रंप की उस स्ट्रेंथ के ऊपर, उस गुफ्तगू के ऊपर और ट्रंप के उस वादे के ऊपर जिसपे उसने कहा कि भारत के और पाकिस्तान के दरमियान उन्होंने सीज फायर करवाया और बहुत जल्द किसी तीसरी जगह पे मुज़ाकरात शुरू होंगे। अभी तक मुज़ाकरात शुरू ना करवाना भी ट्रंप की तरफ एक सवालिया निशान है, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि ट्रंप इंतजामिया की जानिब से भारत को ट्रेड में भी परेशानी का सामना है और दीगर मामलात में भी अमेरिका की जानिब से जो है भारत को वो ज्यादा स्क्रू किया जा रहा है कि जो गुफ्तगू ट्रंप कर चुके उसके वर्ड्स को अगर मोदी ऑनर नहीं करता तो फिर मैं ये समझता हूं कि मोदी की हुकूमत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सिरकना शुरू हो जाएगी और उसका आखिरी हरबे के तौर पे वो कोई ना कोई मिस एडवेंचर या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान के दोबारा मुसल्लत करने की कोशिश कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफी काशिफ रफीक हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान में सियासी हालात जो हैं वो गर्म हैं, 5 अगस्त की कॉल है, तो दूसरी जानिब आलमी सतह पर एक बदलते हाल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त खित्ते के तमाम ममालिक का फेवरेट है। खारजा पॉलिसी हमारी बेहतरीन काम कर रही है। दूसरी जानिब हमने देखा कि वो भारत जिसे ये गुरूर था कि वो एक स्ट्रॉन्ग मईशत है, वो दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा करते थे, वो दुनिया भर में एक इंतहा पसंद चेहरा जो भारत का है अब बेनकाब हो रहा है और भारत मजीद तन्हा होता जा रहा है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इरफान हैदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।